Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear students, आरपीएससी पीवाईक्यू जो फर्स्ट ग्रेड की हमारी सीरीज है जिसमें केमिकल काइनेटिक्स हमने शुरू किया है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई बात नहीं, हम इसके पार्ट 3 में आ गए हैं और पार्ट 3 में हम केवल 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि या तो पार्ट 1 या पार्ट 2 में रह गए थे या फिर जिन पे हमें कमेंट्स में डाउट रिसीव हुए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है वो फटाफट। इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये फर्स्ट ग्रेड 2015 का एक क्वेश्चन है जो रह गया पार्ट 1 में। इसमें क्या बोलते हैं, यस, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि एक रिएक्शन का रेट लो है, ये रहा, ये उसका रेट लो है और इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी दी है। इन्होंने रिएक्टेंट्स की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दी है। 3 रिएक्टेंट है, उनमें ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 है, बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.04 है और सी की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.04 है। बाद में इन्होंने क्या पूछा है कि ये जो रिएक्शन है जिसका ये रेट लो है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यदि हम इसमें ये लेते हैं तो इसका अपेरेंट ऑर्डर क्या होगा। यानी कि इस रिएक्शन जिसका रेट लो दिया गया है, यदि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो अपेरेंट ऑर्डर क्या होगा। अपेरेंट ऑर्डर का मतलब होता है इसकी आभासी कोटि। आभासी कोटि क्या होगी। अब एक्चुअल में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने सुनी होगी। जब भी कोई रिएक्टेंट एक्सेस में होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट पड़ना बंद हो जाता है। यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी वही केस है फ्रेंड्स। आप देखिए बी की कॉन्सेंट्रेशन और सी की जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.04, वो ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 से कम 40 गुना ज्यादा है, 40 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब ये जो बी और सी है, बी और आपका सी है, ये क्या है, एक्सेस में है। ये एक्सेस में है यहाँ पर, है ना। ये एक्सेस में होने की वजह से इनकी कॉन्सेंट्रेशन का रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि रिएक्शन इन दोनों के रेस्पेक्ट में हो गई जीरो ऑर्डर की। तो बचा क्या, बचा ए बचा। अब ए की ए बचा और रेट लो दिखा रहा है कि ए के रेस्पेक्ट में ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 है। इसका मतलब इस अभिक्रिया की जो आभासी कोटि है, अपेरेंट ऑर्डर है, वो है 1 और ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ना। आप समझ गए होंगे जब भी कोई रिएक्टेंट एक्सेस में हो जाता है, आधिक्य में हो जाता है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन का रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सापेक्ष रेट ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता है। अब यहाँ पर 2 एक्सेस में हो गए तो बचा बेचारा एक, कौन सा, ए। तो ए की ए का जो ऑर्डर है रेट लो में दिखाया हुआ है वो 1 है। तो यहाँ पर रिएक्शन का ऑर्डर भी क्या हो गया, आभासी ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ये अच्छा इंटेलिजेंटली डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन था। एसीएफ 2018 में ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले ज्यादा हैं कुछ, जैसा कि कमेंट्स में लगता है। तो आपने इसको देख लिया। इसने दिया क्या है, एनओबीआर के मैकेनिज्म, एनओबीआर के जो बनने की जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म दी है। ये देखिए 2 स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि इसमें एनओ के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है एनओ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो भी एक से ज्यादा स्टेप में होती है रिएक्शन, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये भी एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के कई सारे एग्जाम्पल हैं जो बहुत ज्यादा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। उसके बाद वो क्वेश्चन आप खुद ही सोल्व कर लोगे, मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने यहाँ रखे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के। उसमें सबसे पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 की केमिकल रिएक्शन तो देखिए ये है। इसको आपको देखने से ये लगेगा कि ये सेकंड ऑर्डर की है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर की है। कैसे फर्स्ट ऑर्डर की हुई, क्योंकि इसमें इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें 2 स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 जो है वो स्लो स्टेप है, और आप जानते हैं जो स्टेप स्लो होती है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है। इसलिए इसका जो रेट लो है वो हम फर्स्ट स्टेप से लिखेंगे और इसका रेट लो क्या हो जाएगा, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, उसके हिसाब से इसका रेट लो हो गया आपका N2O5। यानी कि N2O5 का एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ले रहा है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये देखिए ये रहा। इसका मतलब ये इसका रेट लो हो गया जो स्लो स्टेप से आया है। अब रेट लो क्या कह रहा है, N2O5 के रेस्पेक्ट में ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये लो, तो बात आपको समझ में आ गई। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, दिख रहा है कि ऐसा लगता है कि ये सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए, लेकिन ये है फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसका जो स्लो स्टेप है उससे हम लोग क्या निकालेंगे, रेट लो निकालते हैं, है ना। वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है। अगला एग्जांपल और है रिएक्शन बिटवीन
NO2 एंड F2, ठीक है। इससे NO2F का निर्माण होता है। इसकी जो रिएक्शन है वो आपके सामने यहाँ है, ये रही इसकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसको देखने से आपको लगेगा कि रिएक्शन ये थर्ड ऑर्डर की होनी चाहिए, लेकिन ये थर्ड ऑर्डर की नहीं है फ्रेंड्स, है ना। इसकी मैकेनिज्म देखिए, स्टेप दो स्टेप्स में होती है। पहली स्टेप आप देखेंगे तो पहली स्टेप इसकी स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप होती है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है। अब आप स्लो स्टेप से इसका रेट लो लिखेंगे, है ना। रेट लो क्या हो गया इसका, रेट इज इक्वल टू NO2 और हो गया आपका F2। यानी कि ये फ्रेंड्स सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, NO2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और F2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। ओवरऑल ये आपको सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो लग रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखने से थर्ड ऑर्डर, है ना, लेकिन है ये सेकंड ऑर्डर, क्योंकि इसका जो स्लोएस्ट स्टेप है स्टेप 1, उससे रेट लो लिखा जाएगा, वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और उसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ले रहे हैं, ये देखिए, इसलिए ये क्या है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो एग्जांपल मैंने लिया है फर्स्ट, और ये जो एग्जांपल लिया है, सॉरी, NO2F2 वाला, और एक डिकम्पोजिशन ऑफ NO2O5 वाला, ये जो एग्जांपल लिया है उसमें आप एक स्पेशल बात नोट कीजिएगा, इन दोनों में जो फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म में, फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है, ठीक है। तो जब फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आपकी जो सेकंड स्टेप स्लो हो जाती है तब दिक्कत हो जाती है ना। तो ये एक और एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अच्छा, इसको देखने से ये लगता है कि I माइनस इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, I माइनस यहाँ पर कैटलिस्ट है ना, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रिएक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसकी जो मैकेनिज्म देखेंगे तो दो स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 स्लो स्टेप है, ठीक है, स्टेप 1 स्लो स्टेप है। स्टेप 1 से आप रेट लो लिखेंगे, रेट लो लिखेंगे तो इसका रेट लो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू H2O2 और I2, इस I2 नहीं सॉरी I माइनस है, ठीक है, ये लीजिए। तो इसका मतलब ये रिएक्शन H2O2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है, और I माइनस के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर की है, और ओवरऑल रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है। जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखने से आपको ये लग रहा है कि ये H2O2 के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की है, जबकि ऐसा नहीं है, ये H2O2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है, और I माइनस के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है, और टोटल सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख करके सोचते हो वो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो IO माइनस है ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट है, और आपका I माइनस है वो कैटलिस्ट है, ये हम बात कर चुके हैं। एक क्वेश्चन में आया था ये I माइनस कैटलिस्ट है क्या, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, तो क्वेश्चन इन पे घुमा फिरा के कैसे भी आ सकते हैं। अब हम वो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट स्टेप है वो तो फास्ट है और सेकंड स्टेप स्लो है, और यहाँ आते ही हो गया लोचा, हो गई प्रॉब्लम। यानी कि ऐसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जिनमें सेकंड स्टेप स्लो हो जाती है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है, वहां थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन होती है, उसको फटाफट देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लिखें वही कम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन का डिकम्पोजिशन, मैकेनिज्म इसकी आपके सामने है, स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। अब आप इसको, आपको इसका निकालना है ऑर्डर, इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है, आपको लिखना है इसका रेट लो। अब देखिए कैसे आप लिखेंगे, ये मैं आपको फटाफट बताता हूं, है ना। और यहीं पे ये रिएक्शन यहीं लिखी हुई है, यहीं इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ओके। तो अब आपने अभी तक क्या सीखा, स्लो स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है, और उसी से आप रेट लो लिखते हैं। तो आप इसका रेट लो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, स्लो स्टेप से क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, और स्लो स्टेप में एक तो O3 पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमने लिखा O3 और हमने लिखा O, ये लो हो गया, ठीक है। अब क्या आप इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये रेट लो वैलिड है, ये रेट लो वैलिड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक जो टर्म है वो इंटरमीडिएट की आ गई, ये ऑक्सीजन यहाँ पर इंटरमीडिएट है फ्रेंड्स, इसकी टर्म आ गई, और इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए इस रेट लो को हमें चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कहां से लाएं भाई, इस O की, ये तो चलेगा नहीं इस इक्वेशन में, तो इसकी वैल्यू लानी पड़ेगी, कैसे लाएंगे, वो लाएंगे स्टेप 1 से, स्टेप 1 में बन रहा है ना ये, है ना, तो स्टेप 1 से इसकी जो आपकी इसकी वैल्यू है वो लाएंगे। अब आप देखिए स्टेप 1 जो है वो रिवर्सिबल स्टेप है ना, रिवर्सिबल स्टेप है, और रिवर्सिबल स्टेप है, तो इसका, इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर स्टेप 1,
स्टेप वन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो आप जानते हैं ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। तो ये लीजिए, ये आपका प्रोडक्ट है ना, O2 और O, और इसमें रिएक्टेंट क्या है स्टेप वन में O3, तो ये आपका O3 इसका रिएक्टेंट है। ठीक है, अब यहां से हम किसकी वैल्यू लेंगे, यहां से हम वैल्यू लेंगे आपके क्या बोलते हैं, ओ की वैल्यू क्या हो गई, यहां से हमें ओ की वैल्यू मिलेगी, वो आपकी ये हो गई के इक्विलिब्रियम, और ये O3 फ्रेंड्स ऊपर आ जाएगा, और वो O2 आ जाएगा आपका नीचे, ये ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हमें इस इक्वेशन से मिल गई। यहां से हम ये वैल्यू रखेंगे किसमें, आपने जो रेट लो स्टार्टिंग में लिखा था ना, है ना, उसमें इसकी ऑक्सीजन की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये रेट लो क्या हो जाएगा, कौन सा रेट लो, ये वाला रेट लो हम यहां लिखते हैं, रेट लो, रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई के ई क्यू। ठीक है, और ये हो गया O3, O3 है ना, वहां भी है और इसमें भी O3 है, हमें O की वैल्यू लिखनी है, तो ये हो गया O3 का स्क्वायर। अब O की वैल्यू लिखेंगे ना, ठीक है, तो O3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो गया इसमें O2। ये लो भाई, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दो, O3 तो वहां है, यहाँ भी O3 आ गया, तो ये O3 का स्क्वायर हो गया, और O2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो ये नया रेट लो हो गया आपका, ये इसका फाइनली रेट लो है। अब इस रेट लो को आप क्या लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू, इन दोनों को आप ये दोनों कांस्टेंट है तो इनका मल्टीप्लीकेशन है वो एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, तो के प्राइम, और ये हो गया O3 का स्क्वायर, और O2 को या तो आप डिनोमिनेटर में लिख दो, या आप यहाँ पर पावर -1 लगानी पड़ेगी आपको। ये इसका फाइनली क्या हो गया, रेट लो हो गया। अब इस रेट लो से क्या पता चल रहा है, इस रेट लो से ये पता चल रहा है कि O3 के रेस्पेक्ट में रिएक्शन है आपकी सेकेंड ऑर्डर की। ठीक है, O3 के रेस्पेक्ट में क्या है, सेकेंड ऑर्डर की, और O2 के रेस्पेक्ट में -1 ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, और ओवरऑल रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि आप इनका सम करेंगे ना, तो 2 और -1 का आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और O3 के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, और O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है आपका -1। तो देखा आपने कितना प्रॉब्लम हो गया, जैसे ही सेकंड स्टेप स्लो हो गई वैसे ही प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन दिख कुछ और रही थी, ऐसा लग रहा था कि इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखने से ऐसा लगता है कि O2 इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, जबकि ऐसा नहीं है। रेट लो में O2 एक टर्म है जिसकी पावर -1 है, तो O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया -1, ओवरऑल रिएक्शन हो गई फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि -1 + 2 इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन है कौन सा, जो एसीएफ में आया हुआ है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, या तो एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं या चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज में। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसा ओजोन वाला केस था वैसा ही ये केस है, यहाँ पर भी ये जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है वो आपकी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इन्होंने क्वेश्चन में ये लिख रखा है। ठीक है, अब आप इसका रेट लो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब आप फटाफट देखते जाइए क्योंकि आपको पता चल गया है। रेट लो आप इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यानी कि सेकंड स्टेप से लिखेंगे, वो आपने लिखा NOBr2, और आपने लिखा NO, ये आपने लिखा। ठीक है, अब NOBr तो आप जानते हैं ना, ये तो इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कहाँ से आएगी, नहीं आ सकती भाई, तो इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, वही स्टेप वन से आएगी। स्टेप वन से कैसे आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर स्टेप वन। अब स्टेप वन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप जानते हैं क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है NOBr2, और रिएक्टेंट क्या है NO और Br2। ये भाई स्टेप वन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि स्टेप वन देखो इन्होंने पूरी सावधानी बरती है क्वेश्चन को टाइप करने में, वो इक्विलिब्रियम में है स्टेप वन, है ना, इसलिए ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। यहां से NOBr2 की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, NOBr2 की वैल्यू आ गई आपकी, NOBr2 इक्वल टू आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट NO और Br2, ये हो गया। ठीक है, अब आप ये जो NOBr2 की वैल्यू है, ये आप जो आपने रेट लो लिखा था इनिशियल में, उसमें आप इसकी NOBr2 की वैल्यू रख देंगे, तो वो रेट लो क्या हो गया, रेट, अब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वो के मल्टीप्लाई होकर के नया कांस्टेंट आ गया रेट। अब NO देखिए यहाँ भी है, और NO आपका जो रेट लो है यहाँ भी है ना, तो NO के रेस्पेक्ट में रिएक्शन हो गई आपकी सेकेंड ऑर्डर की, है
है ना, और Br2 के रेस्पेक्ट में रिएक्शन हो गई फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन ओवरऑल तो थर्ड ऑर्डर की है, ध्यान से समझना, ओवरऑल थर्ड ऑर्डर की हो गई NO और Br2 के रेस्पेक्ट में, ओवरऑल थर्ड ऑर्डर की हो गई। NO के रेस्पेक्ट में ये सेकंड ऑर्डर की है और Br2 के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो, इन्होंने NO के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि पूछी है, वो हो गई आपकी 2। बात आपको समझ में आई? तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैंने एग्जांपल बताए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोल्व कैसे करना है आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या। यस, है तो सही। इसमें जूनियर केमिस्ट का एक क्वेश्चन है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कमेंट भी किया लोगों ने कि आपने इसको स्किप क्यों कर दिया बोल करके, हमें इसको बताना चाहिए था कि ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसको देखते हैं फटाफट, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में काफी दिए हुए हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ना, दोनों अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, समान है। ठीक है, तो इसके 20% पूर्ण होने में 500 सेकंड लगते हैं, तो 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। सेम के सेम क्वेश्चन इन्होंने सेकंड ऑर्डर का दिया है, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन सेम के सेम फर्स्ट ऑर्डर के लिए एनसीईआरटी में है और जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आ सकते हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी कि 20% होने का टाइम दे दिया, इतने में, इतने टाइम में 20% पूरी होती है, तो 60% कितने में पूरी पूरी होगी। अब देखिए, है ना, सबसे पहला जो सेंटेंस है कि अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर की है और दोनों अभिकारकों की सांद्रता क्या है, समान है। तो जो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है उसके लिए दो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होते हैं, आपको ध्यान हो तो। एक तो तब जब दोनों अभिकारकों की सांद्रता समान हो, एक तब जब दोनों अभिकारकों की सांद्रता डिफरेंट हो। तो यहाँ समान वाली कंडीशन दे रखी है, तो समान होता है सेकंड ऑर्डर के लिए, तो उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, है ना, वो ये है आपका। ठीक है, अब इसमें हमेशा ध्यान रखिए, जो स्मॉल ए होता है वो पूरे केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और जो स्मॉल एक्स होता है वो क्या है, कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट कितना खत्म हो गया, है ना, रिएक्टेंट की जो खत्म हो गई है ना वो अमाउंट है ये। ठीक है, बची हुई नहीं, कंज्यूम्ड अमाउंट, है ना, एक्स। ठीक है, तो ये हो गया, या ऐसे बोल सकते हैं A-X को बोल सकते हैं कि कितना कंज्यूम हो गया। ओके, A-X तो हो गया बचा हुआ अमाउंट, ओके, और केवल एक्स हो गया कंज्यूम्ड अमाउंट। ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझते हैं इस चीज को। अब अब ये जो क्वेश्चन है इन्होंने 20% के लिए दे दिया, 20% 500 सेकंड में, 60% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। ये दो स्टेप का क्वेश्चन है। देखिए, जैसे ही आप 60% आपको टाइम निकालना है 60% कंप्लीट होने में, तो 60% टाइम 60% कंप्लीट होने के लिए आप टाइम का जो इक्वेशन लिखेंगे टी का, वो इस तरह से आएगा, है ना। और ये इक्वेशन कहाँ से आया, ये जो आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है इसी को हमने मॉडिफाई किया है, बस K2 को इधर ले आए और टी को इधर ले आए। ठीक है ना, K2 आपका इधर आ गया, टी आपका इधर आ गया, बन गया टी का इक्वेशन। तो ये टाइम का इक्वेशन बन गया। अब इसमें आपको 60% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा ये निकालने के लिए आपको सारी वैल्यू आपके पास है, लेकिन K2 की वैल्यू आपके पास नहीं है। रेट कांस्टेंट तो दिया नहीं ना इन्होंने, सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्वेश्चन में नहीं दिया, देख लो। इसका मतलब पहले हमें रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए, और बाद में वो रेट कांस्टेंट आपको इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा, इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले रेट कांस्टेंट निकालते हैं। रेट कांस्टेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये जो K2 का इक्वेशन है उस, तो इन्होंने हमें बताया हुआ है कि 20% पूर्ण होने में 500 सेकंड लगेंगे। तो इस डेटा को यूज करते हुए हम पहले रेट कांस्टेंट निकालेंगे। तो ये रेट कांस्टेंट के लिए ये इक्वेशन, इसको यूज लेंगे हम, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर को। इसके लिए 1/T, टाइम कितना, टाइम आपका 500 सेकंड। ठीक है, 520% पूर्ण हो रही है 500 सेकंड में, इस डेटा को हम लोग यूज लेते हुए K2 निकालेंगे। ठीक है, ओके, तो अब ये हो गया। अब एक्स देखिए क्या है, एक्स है कंज्यूम्ड अमाउंट, यानी कि कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, तो 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो वो आ गया 20। और नीचे ए है, ए हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 ले रहे हैं, है ना, क्योंकि ये डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है। और A-X, ए आपका 100 और एक्स क्या है भाई, एक्स आपका 20, यानी कि ये हो गया 80। अब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे, ठीक है, इसको आप यदि सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/20,000। आप इसको सोल्व करके देख लेना, ये मिलेगा आपको 1/20,000। काटा पीटी करोगे ना आप, तो आपको मिलेगा 1/20,000। ठीक है, तो यानी कि K2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/20,000। अब ये 1/20,000 है ना, ये वैल्यू आप यहाँ पर टाइम का ये जो इक्वेशन है इसमें आप K2 की वैल्यू रखोगे, तो K2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, वो 1/20,000 है, तो 20,000 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक्स
अब जो जिसके लिए पूछा है वो क्या पूछा है, 60% कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, तो 60% कंज्यूम्ड अमाउंट 60 हो गया, एक्स की वैल्यू, ए हम 100 ले ही रहे हैं, ए माइनस एक्स यानी कि 100 - 60 तो वो आ गया 40, और इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3000 सेकेंड। तो इस तरह से आपने देखा इस क्वेश्चन में दो स्टेप्स हैं। पहले हम जो 20% 500 में कंप्लीट हो रही है उस डेटा से हम K2 की वैल्यू निकालेंगे, और K2 निकालने के बाद में हम 60% पूर्ण कितने टाइम में होती है वो निकालेंगे। ठीक है, ये ACF का एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से इन्होंने उठाया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके लिए इन्होंने रेट कांस्टेंट दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दिया है और कहा है कि ये यस 8 ग्राम से रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो 8 ग्राम से 2 ग्राम होने तक में कितना टाइम लगा। यदि रेट कांस्टेंट की देखो वैल्यू दी हुई है ना, और ये रेट कांस्टेंट है, और फिर इन्होंने कहा कि 8 ग्राम से रिड्यूस होकर के 2 ग्राम, है ना, यानी कि रिएक्टेंट की अमाउंट 8 ग्राम से 2 ग्राम हो जाएगी, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये इन्होंने पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में काफी दिए हुए हैं और आपको सरप्राइज होगा। आप जरा इसका डेटा याद कर लीजिए, स्पेशली रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो देख लीजिए, और ये 8 ग्राम से 2 ग्राम, रेट कांस्टेंट है 1.15 इंटू 10⁻³ अब मैं लेके चलता हूं आपको कहां पर, आप समझ गए होंगे, मैं आपको एनसीईआरटी में लेके जा रहा हूं। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स का, और उसका ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5। अब देखो इन्होंने किया क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो वही रखी है सेम, उसके बाद में ये 5 ग्राम से 3 ग्राम का मतलब ये क्वेश्चन है कि 5 ग्राम से 3 ग्राम कितने टाइम में पूरी होगी रिएक्शन, यानी कि 5 ग्राम से रिएक्टेंट का अमाउंट 3 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, वहां इन्होंने इसको कर दिया 8 ग्राम से 2 ग्राम, बाकी क्वेश्चन एक ही है, सेम टू सेम। तो आप 4.5 है एनसीईआरटी का, वो जरूर देखिएगा, सेम टू सेम इन्होंने दिया है, और आपको बात भी पता चल गई होगी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और जो वो आपको सारे सोल्व करने हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से होगा फर्स्ट ऑर्डर वाले वो देख लेते हैं फटाफट, है ना। ये हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन है, ये हमारे सामने रख लेते हैं। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 8 ग्राम से 2 ग्राम तक, अभी जो क्रिया कारकों की जो मात्रा है वो होने में कितना समय लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप जानते ही हैं, ये है 2.303 डिवाइडेड बाई टी log ए माइनस एक्स। अब आपको क्या निकालना है, क्या बोलते हैं, टाइम आपको निकालना है। एक्चुअल में 8 ग्राम से 2 ग्राम तक रिएक्टेंट का अमाउंट रिड्यूस होने में टाइम कितना लगा, आपको टाइम निकालना है। तो ये के का इक्वेशन है, तो ये टी का इक्वेशन हो गया, टी आप इधर ले आओ, के आप इधर ले आओ। ठीक है, ये टी का इक्वेशन हो गया। अब इसमें आप रख दो जो भी आपके पास वैल्यू है। क्या क्या वैल्यू है आपके पास, के की वैल्यू है हमने यहाँ रख दी, आपके पास ए की वैल्यू है, ए यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 8 ग्राम है, हमने यहाँ रख दिया। ए माइनस एक्स क्या है, ए माइनस एक्स है बचा हुआ, ए माइनस एक्स बचा हुआ, है ना, यानी कि 8 माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट कितना, कंज्यूम्ड अमाउंट 6 यानी कि 2 हो गया, तो ये बचा हुआ 2 ग्राम। ठीक है, हो गया। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये log 4 हो गया, इसको सोल्व कर दीजिए आप, इसको सोल्व करेंगे तो log 4 हो गया। log 4 की वैल्यू पूरी दुनिया जानती है, ये होती है 0.6020। क्यों, क्योंकि log 2 की वैल्यू आप सब जानते हैं 0.3010, और ये इसकी डबल होती है। ठीक है, तो ये हो गया log 4 की वैल्यू। अब आपको ये वाला जो इक्वेशन है, मतलब ये वाला जो पार्ट है उसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, ये जो 10 की जो पावर है -3 आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10⁻³ हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इन्होंने डेटा कैसा दिया है, ये 1.15 है और ये 2.0 है, यानी कि इसको काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये फाइनली इक्वेशन आपको क्या मिल गया, 2 इंटू आपको ये मिल गया 602, है ना। 602 क्यों मिल गया, क्योंकि आपका ये जो 10⁻³ है ना, इससे ये डेसिमल हट जाएगा और ये डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर 602 के बाद में। तो ये हो गया 602 को यदि आप वो करेंगे क्या, इसको सोल्व करेंगे तो ये 1204 के आसपास आएगा, और देखते हैं 1204 आंसर है क्या। यस, ये इसका सेकंड आंसर है 1205, है ना। तो आप इस तरह के क्वेश्चन से जरा बच के रहना, ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। और एसीएफ जो 2018 का एग्जाम है 2020 में ही ये लगा है, इसका मतलब जो पेपर सेट करने वाले हैं वो एनसीईआरटी की तरफ उनका झुकाव काफी ज्यादा है। केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से एज इट इज आ रहे हैं, आपको सारे के सारे सोल्व करना बहुत जरूरी है। मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन दे पाऊं, है ना, टिपिकल क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली नेक्स्ट यूनिट के साथ में। केमिकल काइनेटिक्स खत्म। ओके, थैंक यू।